एंड नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स है और ये एक्शन है, तो इसकी रिएक्शनल फोर्स भी होगी, नहीं होगी? जब पत्थर के साथ रस्सी के जरिए से पत्थर बांधकर अब पत्थर को घुमाते हैं सर्कल में, आपका हाथ किधर खींच रहा है? सेंटर की तरफ। और पत्थर किधर खींच रहा है? पत्थर जो फोर्स लगाता है वो क्या होता है? जो आप लगाते हो वो क्या होती है? आप कौन सी फोर्स लगाते हो? इधर से जवाब आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स मेरे पुत्र आप लगाते हो वो कौन सी फोर्स होती है? और जो फोर्स पत्थर लगाता है वो कौन सी होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो फोर्स आप लगाते हो वो सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स पत्थर लगाता है अपने इनर्शिया की वजह से कि मुझे जाने दे सीधा, जैसे ही धागा टूटा सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म, उसी के साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी। अब मैं बावकत बच्चों को जब समझा रहा होता था ये टॉपिक, तो मेरे बच्चे बड़े शरारती बच्चे मुझसे ये कहते थे, सर आप भी यही सोचते होंगे, तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ है, सुन रहे हो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अच्छा बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग कहां पे रही होगी? चलो, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे लग रही है, उसका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर पे लग रही होगी, देख लो फिर, यहां पे लग रही होगी या इस सिम्प में लग रही होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स लग किस पर रही है? किस पर लगा रहे हो? सेंटर पर लग, ये सेंटर की तरफ खींचती है, पत्थर पर लग रही है। सेंटर को मूव करवाना है सर्कल में, किसको मूव करवाना सर्कल में? तो फिर किस पे लगेगी? अल्लाह दा वास्ता, जब कुछ तो पढ़ लो, कुछ तो सीख लो यार। अब ये भी नहीं पता सेंट्रीपिटल फोर्स लग का, ये सोच रहे हो, बट नो यू विल थिंक। कुछ समझ आ रहा? टॉपिक बड़ा मजे का। यहाँ मैं जब क्लास में, तो मुझे एक बच्चे ने कहा था, सर अब हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। मैंने कहा चलो आज देखते हैं, बताता हूं सवाल कैसे पूछते हैं। तो पहली बात तो आपको यही नहीं पता था सेंट्रीपिटल फोर्स की सिम्प क्या है, पता था? सलाम है आप सबको, आप मेरे बड़े ग्रेट बच्चे हो, ठीक है बेटा, पता था आपको, ठीक है आगे चले। और बेटा ठीक कह रहे हो, पता है आपको, आगे पता है किधर लगती है? सेंटर की तरफ। लगती किधर है? नहीं समझ? जब आपको पता ही नहीं लगती किधर है, नहीं सेंटर पे लगती, सेंटर सीकिंग सेंटर की तरफ लगेगी, और जिस बॉडी को सर्कल में घुमाना होगा उस पर लगेगी। फॉर्मूला तो यही कह रहा है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, कि मास एम पे लगेगी, और आप किस पे लगा रहे हो? सेंटर पे। नहीं भाई, अब मुझे समझ आ गई, आपको टॉपिक सही समझ आ गया? समझ आ गया? सेंट्रीपिटल फोर्स लगती कहां पे और किस सिम्प में लगती है? पत्थर बने सर्कल में रोटेट करने वाली कोई भी बॉडी होगी उस पर लगेगी। चलो बताओ, चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जमीन पे लग रही है, चांद पे लग रही है? अच्छा, किसी को मसला है? नहीं कोको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा कौन रहा है? जमीन लगा रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन लगाएगा? सोच लो। अच्छा, किस पर लगाएगा? जमीन पर लगाएगी। सोच लो, सोच इधर, फिर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रही है? जमीन, चांद पर। चांद भी जमीन को खींचता, चांद भी जमीन को खींचता है? चांद भी जमीन को खींचता या नहीं खींचता? मुझे ये बताओ। नहीं खींचता।
यार आप ना कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते, पजल हो जाते, परेशान हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपने अपनी बात पे पक्के नहीं हो, मुकर जाते हो जल्दी से। अल्लाह वालो, जमीन अगर चीजों को खींचती है तो चांद भी चीजों को खींचता है। जमीन का भी मैस है ना, और ये मैस की वजह से खींचती है, तो क्या चांद का मैस नहीं है? तो क्या वो नहीं खींचता? उसकी भी ग्रेविटी है भाई, चांद भी चीजों को खींचता है। और जितनी फोर्स, अब ये दोनों को फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं, चांद और जमीन का, तो उस फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से चांद पर भी एक फोर्स लगती है और जमीन पर भी, दोनों बराबर फोर्स लगाते हैं। चांद जमीन को किधर खींचता है? अपनी तरफ, सेंटर से बाहर, और जमीन किधर खींचती है? तो मुझे ये बताओ, पत्थर आपके हाथ को किधर खींचता है? सेंटर से बाहर। और आपका हाथ पत्थर को किधर खींचता है? अच्छा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगती है? हाथ पे लगती है या पत्थर पे लगती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स पत्थर पे लगती है सेंटर की तरफ, और किसके जरिए से लगाते हो? रस्सी के जरिए से। और ये पत्थर अपने मास की वजह से किसको खींचता है? रिएक्शनल फोर्स आएगी। रिएक्शन का ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इसे आप जी कहते हैं, बाहर की से। इसको वैसे एफ आर लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं? एफ आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शनल फोर्स है ना, तो इसको एफ आर से शो करते हैं। वैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम एफ जी से शो करते हैं, रिएक्शनल फोर्स है। अब ये मास लगाता है ना, तो किस पे लगेगी? एफ आर इसी पे लगेगी। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कि ये एक्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या? एक्शन। वो तो इस पे हो गया, रिएक्शन ये करेगा, ये रिएक्शन किस पे करेगा? एफ आर किस पे लगती है? एफ आर किस पे लगती है? किस पे लगती? हाथ पे लगती है। आपका हाथ पत्थर को अंदर खींचता, पत्थर आपके हाथ को। मैं अक्सर बच्चों से कहा करता था, बेटा जब ये रस्सी कट जाती है यूं कर, तो अक्सर बच्चे कहते थे, सर अब ये पत्थर पता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिम में जाएगा। किधर जाएगा? आपको लगता नहीं जैसे ये रस्सी कटेगी तो पत्थर किधर चला जाएगा? आप कहते हैं बाहर निकल जाए, और जाता किधर है? अलोंग द टेंजेंट। क्योंकि आपको पता है जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स 90 डिग्री पे लगती है और उसको सर्कल में मूव करवाती है। और जैसे ही आप सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म करेंगे तो बेटा बात याद रखना, पत्थर सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ 90 डिग्री के एंगल बना के बाहर निकल जाएगा, टेंजेंट के अलोंग। रूल समझ आया? बच्चे कहते हैं सर इसको इधर जाना चाहिए, किधर किधर जाना चाहिए? तो मेरा एक सवाल है, एक्शन इस पे हो रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लग रही थी, क्या रिएक्शन भी इसी पे होगा? रिएक्शन किस पे हो रहा था? तो मूव तो हाथ को करना चाहिए था, पत्थर का क्यों मूव करे? और मैंने आपको कुछ मजेदार बातें बताई थी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में भाइयों। अब ये लास्ट दफा डिस्कशन हो रही है, और से जरूर। जब तक एक्शन होता है, एक्शन खत्म। और मजे की बात यह, पत्थर क्यों जाए बाहर किसी? रिएक्शनल फोर्स तो पत्थर पे लग ही नहीं रही थी, उस पे तो एक्शन था। सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हुई, पत्थर ने रिएक्शन करना बंद कर दिया, नहीं समझे? और स्ट्रेट लाइन पे चले। सो बेटा जी सवाल ही गलत था। रिएक्शनल फोर्स तो पत्थर पे लगती ही नहीं, बल्कि वो लगाता है। और किस वजह से लगा रहा था? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। जैसे रस्सी टूटी, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म, पत्थर का रिएक्शन खत्म। और हाथ भी उधर को मूव करेगा। जब सेंट्रीपिटल ये रस्सी टूट जाएगी तो हाथ कहां पे? वहां पर रुक जाएगा और हाथ हल्का हो जाएगा। पहले उसको एक फोर्स बाहर खींच रही थी, जैसे रस्सी कटी हाथ उस पर रिएक्शन भी बंद हो गया। हाथ ने एक्शन बंद किया, क्या खूबसूरत बात। याद रखना, एक्शन आपका हाथ करता है पत्थर पे रस्सी के जरिए से, और वो लगाता है सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की साइड में। पत्थर आपके हाथ पर रिएक्शनल फोर्स लगाता है और वो आपके हाथ को किधर खींचता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखना।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहा हूं, याद रखना, पत्थर पर लगती नहीं बल्कि पत्थर लगाता है। और किस पर लगाता है? सेंटर पर लगाता है। इसे कहते हैं, अब गौर से सुनना, सेंट्री का मतलब होता है, सेंट्री पत्थर कहता है मुझे छोड़, मैं बाहर जाऊं, वो हाथ को बाहर खींच और मुझे सीधे रास्ते पे जाने, टेंजेंट के अलॉन्ग मूव करने। पत्थर तो टेंजेंट पे पहले मूव कर रहा था ना, आपने सर्कल में मूव करवाया ना, समझ आया? सेंट्री का मतलब सेंटर, फ्यूगल का मतलब टू फ्लाई अवे, टू फ्ली, भागने वाली, रिपेल या हेटिंग। सेंटर हेटिंग फोर्स, सेंटर को हेट करती, दूर भगाती है। नहीं समझ आया? सेंटर से नहीं समझा? ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगती है? सेंटर पे लगती है। समझ आया? जमीन चांद को जो खींचती है ना, जो चांद पे फोर्स लगाती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। चांद जमीन पर फोर्स लगाता है अपनी ग्रेविटी की वजह से, और दोनों फोर्सेस क्या होती हैं? इक्वल। बोलो बोलो, इक्वल होती हैं। नहीं समझ आया? हम मारे तो चपेट, हाँ, और बच्चा मारे तो चपेट नहीं होती, वो भी चपेट ही होती। नहीं समझ आया? चपेट ही होती है ना? नहीं समझ आया? चूंटी मारे, हम लात मारे तो लात, चूंटी मारे तो लात नहीं, नहीं लगती है ना भाई? नहीं समझ आया? चांद को ये मत कहो कि वो छोटा तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, भाई नेचुरल बात है। जमीन अगर चांद को खींचेगी तो चांद भी जमीन को खींचेगी। फोर्सेस ऑलवेज पेयर में जनरेट होती है। और मेरे बच्चों, एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पे नहीं लगते। आपकी पहली गलती ये थी कि आपने ये समझा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे लग रही है? मैस पे लग रही है। मैस पे नहीं लग रही, सेंटर पे लग रही है। और सेंटर पर जो भी चीज उसको खींच रही है उस पर लग रही है, सेंटर पर मौजूद ऑब्जेक्ट पे लग रही है, बाहर किसी पे। और तब तक लगेगी जब तक आप उस बॉडी को अंदर खींचो। जैसे बॉडी को आपने छोड़ दिया, बॉडी ने आपको छोड़ दिया, एक्शन खत्म, पैसा। ओके, आगे चलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शनल फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी डायरेक्शन किधर को होती है? टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर? यस। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो इसकी जनरेटर है, सुन रहे हो, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो रिएक्शनल फोर्स है। रिएक्शन की डायरेक्शन एक्शन के अपोजिट होती है बाय डेफिनेशन। ओके, समझो? नहीं समझो? पता नहीं क्या समझो। फिर मैं सवाल उठाऊंगा, फिर कहूंगा सर हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं था। क्लैपिंग फॉर दिस बॉय। मुझे सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन इस बच्चे का ये लगा कि सर सोचना कैसे होगा? पुत्र, मकसद बनाओ जिंदगी का, फिर सोचोगे ना। अभी तक आपकी लाइफ का मकसद ही सेट नहीं हुआ। मकसद क्या? मेरा आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर हो। फिर आप सोचोगे कल साल के 5 साल कुछ डिफरेंट करो, कुछ लेके जाए, कुछ करके जाए, फिर देख सोचे आ जाए। नहीं समझ आए? क्लियर हो रहा है? गुड क्वेश्चन। आज तुमने दिल खुश कर दिया। ठीक है, पूछा करो तो आप पढ़ लें इसको। Consider a stone shown in the figure 3.28 tied to the string moving in a circle. ठीक है, कंसीडर कर लिया? गौर करो। और मजे की बात देखो, यहां दोनों दिखाई हुई है। सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं अगर इस स्लाइड के ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है इस सारे को बच्चों बैठा दूं तो देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां लग रही है अवे, और ये मास भी रस्सी के जरिए से आपके हाथ को बाहर खींचता है। रस्सी इसको अंदर खींचती है, रस्सी फोर्स उधर से इधर लगाती है और इधर से, दोनों काम कर रही है। क्या 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 बात? एक्शन भी लगा रही है, रिएक्शन भी लगा रही है। एक से रिएक्शन कर रहा है, दूसरा रिएक्शन कर रहा है। क्लियर हुआ? सो बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स इससे अंदर की जाने लगती है
टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर पर लगती है टुवर्ड्स द मास, ओके, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो शक्ल पे जरा गौर करें, तो स्टोन पे जो कि सर्कल में मूव कर रहा है और रस्सी के साथ बंधा हुआ है, द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन द स्टोन, किस पे? पत्थर पर लगती है, थ्रू द स्ट्रिंग, रस्सी के जरिए, दैट कीप्स इट टू मूव, जो उसको क्या कहती है, उसको घुमा, दैट कीप्स इट, उसको रखती है, कीप का मतलब रखना होता है, इट टू मूव, के हरकत करता रहे सर्कल में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर एग्जिस्ट है रिएक्शन टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स, ये सेंट्रीपिटल रिएक्शन। अब ये सेंट्रीपिटल रिएक्शन है, मतलब ये उसके अपोजिट होगा, दैट पुल्स द स्ट्रिंग, जो रस्सी को खींचता है आउटवर्ड। कौन खींचेगा? मैस खींचेगा। खींचेगा कहां पे? मैं। that pulls the string outward is sometimes called centri, sometimes that is called centrifugal force. The reactional force of centripetal force is called, अच्छा ये बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है? बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है? अच्छा, अगर साइन नेगेटिव लगा दूं, डिवाइडेड बाय आर कर दूं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है यार, तो जरा माइनस का फर्क है, ठीक है, फार्मूला वही है, Fc is equal to mv squared divided by r, Fr is equal to minus mv squared divided by r, सिर्फ साइन का फर्क है, रिएक्शनल फोर्स के साथ नेगेटिव के साइन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये उसके अपोजिट होगी। अच्छा बच्चों, अब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कहां? ठीक है, अब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पता चल गया, फैक्टर्स पता चल गए, लेकिन फैक्टर्स पे सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब सेंट्रीपिटल फोर्स को हम अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, जहां चाहिए हम वहां इसको बढ़ा सकते हैं और घटा भी। तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कितने? अब प्यारे बच्चों बात गौर से सुनते जाइएगा। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक, किनारा, एज। अब जब आप मोड़ को देखते हैं, किसको? मोड़ को देखते हैं, किसको देखते हैं? तो उसका बाहर का किनारा ऊपर होता है और अंदर का किनारा, मैक्सिमम मोड़ों को देखो, नहीं कापुल से जो शुरू में रोड ऊपर जाता है, देखा कभी? इधर लाइक दिस, ऐसा ही, ये वाला अंदर वाला किनारा नीचे और बाहर वाला किनारा ऊपर, ऐसा क्यों? आउटर एज को ऊंचा कर दिया जाता है और इनर एज को नीचे कर दिया जाता है, ऐसा क्यों है? इस प्रोसेस को, रोड पर जो मोड़ है उसके आउटर एज को ऊंचा कर देने और इनर एज को नीचा कर देने को बैंकिंग ऑफ रोड है। पहला सवाल कि सर ये होती क्या है? सामने आपके, और आप सोच रहे होंगे बस उलट जाएगी, इसी वजह से बस नहीं उल्टी, इसी वजह से बस नहीं उल्टेगी, बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से बस नहीं उल्टेगी, मोड़ काटते हो, वरना शायद फिसल के बाहर निकल जाए। समझ आया? क्लियर हुआ बेटा? ये जवाब तो दे दिया, मैंने कहा आपका जवाब मेरी ताकत है, मुझे तो ताकत दिया करो, मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको ताकत दे रहा हूँ, अब तो बस दिल तोड़ दिया बात, जवाब ही नहीं देते आप। समझ आ गया? भाई अभी बैंकिंग ऑफ रोड समझाई है, समझाई है। अगला सवाल तो अब आएगा, बाहर का किनारा ऊंचा कर देने से, अंदर का किनारा नीचे कर देने से हो जाती है बैंकिंग ऑफ रोड, लेकिन इसका हमें फायदा क्या है? ये अब आप मुझे बताएंगे हम ऐसा क्यों करते हैं। मैं पहले अपनी जरूरियात आपको बता दूं। मोड़ काटते हुए गाड़ी के टायरों और रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शन है वो गाड़ी को मोड़ काटने की सेंटीमीटर फोर्स देती है। अगर गाड़ी के टायर घिसे हुए हो या बारिश हुई हो तो सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाएगी? फ्रिक्शन कम होती है, तो गाड़ी फिसल कर मोड़ से किधर निकलेगी? बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी अपने इनर्शिया की वजह से और पलट जाएगी, कल्टियां मारना शुरू कर देगी। समझ आया नहीं यार? सो जनाबे अली, उसका इलाज क्या है कि हम कुछ ऐसा करें कि रोड गाड़ी को सेंटीमीटर फोर्स दे। टायर तो दे ही रहे हैं ना,
सेंट्रीपिटल फोर्स में टायरों के की फ्रिक्शन के अलावा कुछ और चीज एडअप हो जाए, नहीं समझे? ये जो हम रोड का आउटर एज ऊंचा कर देते हैं, जो टर्न है, और इनर एज नीचे कर देते हैं, बेटा इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाती है। मैं आपको बताता हूं कैसे बढ़ जाती है, मैं भी आपको प्रूफ करके देता हूं। इससे सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाती है। गाड़ी के टायरों और रोड के दरम्यान में जो फ्रिक्शन है वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। यहां पे गाड़ी का अपना वेट गाड़ी को कितना धक्का दे रहा होता है, अंदर की तरफ, कहीं वो मोड़ से बाहर ना निकल जाए। ये जो ऊंचा किनारा ना वो गाड़ी को किधर को प्रेस कर रहा होता है, अंदर की तरफ, नहीं समझ आया? अंदर की तरफ कि वो टर्न से बाहर ना निकल जाए, फिसले ना, उसको फिसलने से बचा रहा होता है, उसको फिसलने से बचा रहा होता है। कैसे बचा? यही हम भी सोच रहे। समझ आया या नहीं आया? यहां तक जिसको बात समझ आई है वो बोले, जिसको नहीं आई वो पूछे। आ गया? नहीं आया? बेटा बैंकिंग का रूल समझ आ गई? मैंने क्या कहा कि रोड का या मोड़ का बाहर का किनारा ऊपर कर देने और अंदर का किनारा नीचे कर देने को बैंकिंग का रोड कहते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? अब बेटा मोड़ काटते हुए गाड़ी को चाहिए होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स, अब जरा गौर से सुनना, टर्न पे जो रोड की शेप होती है वो किस तरह की होती है? इस तरह की होती है। अब यहां पे देखो गाड़ी जो इस पे मूव कर रही है उसका वेट यूं ही नीचे आ रहा है, यूं नीचे आ रहा है ना वेट, ऐसे आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ? समझो ये गाड़ी है और उसका वेट नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा बेटा वेट जो है, बागौर से सुनना, वेट इस सरफेस ऑफ रोड के साथ एंगल बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा। बोलो भाई बनाएगा। अगर मैं रोड की सरफेस को एक्स एक्सिस कह दूं, क्या कह दूं? तो वाई एक्सिस इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। ये वेट 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती, ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सुन रहे हो? ये आपका वाई एक्सिस है। समझ आ गया? ये नहीं, ये आपका एक्स एक्सिस है। रोड की सरफेस क्या आपका? अब बात गौर से सुनते जाना। हाजी जैन मेरा पुत्र गौर से सुन, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। जैन ये एक वेक्टर है जो ना एक्स एक्सिस पे और ना। अब मेरी बातों को गौर से सुनना। गाड़ी अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, आप गाड़ी की मोशन के सिम्प में फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, डायरेक्शन चेंज। अगर गाड़ी जो है उसकी वेलोसिटी इस सिम्प में है, आप उसके अपोजिट फोर्स लगा दोगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो जाए, ब्रेक लग जाएगी। इसे ब्रेकिंग कहते हैं, इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। अब अगर गाड़ी की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और आप उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना के फोर्स लगा रहे हैं, सुन रहे हो? तो गाड़ी किस में मूव करेगी? उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अब बेटा गौर करना, गौर से सुनना, ये गाड़ी जा रही है तो ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। आप गाड़ी की मोशन के साथ एक एंगल बना के फोर्स लगाते हैं, थीटा 90 डिग्री। तो इस फोर्स का कुछ हिस्सा गाड़ी को ऊपर के सिम में खींच रहा है और कुछ आगे खींच रहा है। समझ आया? नहीं आया? क्लियर हुआ? तो बेटा ये फोर्स एक वेक्टर है ना, वेक्टर। तो हम इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, जो कि मेरा नेक्स्ट चैप्टर में मेरा एक टॉपिक है। इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। एक को हम कहते हैं एक्स कंपोनेंट और दूसरे को हम कहते हैं वाई कंपोनेंट। समझ आया? ये कंपोनेंट यहां पे नहीं, यहां पे लग रहा है ऊपर की जमीन असल में। समझ आया? तो इस फोर्स का कुछ हिस्सा गाड़ी को अलोंग द सरफेस ऑफ रोड खींच रहा है और कुछ हिस्सा अलोंग वाई एक्सिस खींच रहा है। अब मेरी बात समझ आई नहीं है? क्लियर हुआ? तो ये मैंने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया उसके वाई कंपोनेंट में और उसके एक्स का। ये अलोंग एक्स एक्सिस तो इसको एक्स कंपोनेंट कहते हैं और ये अलोंग वाई एक्सिस तो इसको वाई कंपोनेंट कहते हैं। और इन दोनों के दरम्यान एंगल कितने डिग्री का होता है? और लगते दोनों बॉडी पे ही है। ये वाई बना यहां पे लेकिन ये है यहां पे असल में। इक्वल वेक्टर्स है ना, तो ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन भी क्या हो, हम उनको इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। चाहे आप ये ड्रॉ करें चाहे आप ये ड्रॉ करें।
समझ आया नहीं यार? तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा यहां ड्रॉ करें, लेकिन असल में ये लगता है यहां पे जहां पे फोर्स लग रही है, तो ये ऊपर को खींचता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स दोनों काम करेगी। वो फोर्स जो 90 डिग्री पे लगेगी सिर्फ एक काम करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी। वो फोर्स जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में या उसके अपोजिट लगेगी वो भी एक काम करेगी, मैग्नीट्यूड चेंज करेगी। ये दो बार में जो लिखा ना वी, ये मैग्नीट्यूड कहते हैं इसको, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगी। समझ आया? नहीं आया? आ गया बेटा जी। वेट के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, नहीं होंगे? ये वेट है, सुन रहे हो? एक इसका वेट एक फोर्स है, एक इसका एक्स कंपोनेंट होगा जो अलोंग क्या होगा, एक्स एक्सिस, मानते हो? जो अलोंग द रोड होगा, और एक इसका वाई कंपोनेंट होगा। मैं यहां पे यूं करूंगा, वो यहां पे आएगा ना यूं करके, ये वाला कंपोनेंट। समझ आ रहा नहीं यार? रोड आपकी गाड़ी को किधर उठाएगा? इधर को, ऊपर को, इधर को, ऊपर को। और ये वेट का कंपोनेंट जिसको मैं आप डब्ल्यू वाई कह रहा हूं, फिलहाल ये रोड को नीचे दबाएगा। रोड आपकी गाड़ी को जो ऊपर तो गाड़ी के वेट का एक कंपोनेंट रोड को नीचे दबाता है और रेड उसको ऊपर दबाता है। जो दूसरा कंपोनेंट है ना वेट का, वो गाड़ी को किधर को पुश कर रहा है? किधर को पुश कर रहा है? और भाई ये रोड सर्कुलर है, सर्कुलर रोड है, ये सर्कल है, तो ये किधर को पुश कर रहा है गाड़ी को? टुवर्ड्स द यार गाड़ी ने यूं घूमना, टुवर्ड्स द और गाड़ी टर्न पे मूव कर रही है। अल्लाह वालों सर्कल में मूव कर रही है। तो ये जो वेट का एक कंपोनेंट है, जिसे मैंने डब्ल्यू एक्स कहा है, ये एक कंपोनेंट भी गाड़ी को सेंटीमीटर फोर्स दे रहा होता है। टायर्स तो फ्रिक्शन की वजह से क्या करेंगे? इधर को फ्रिक्शन देंगे ना, धक्का इधर को, वो तो होगी फ्रिक्शन। भाई साहब ये किनारा ऊंचा कर देने की वजह से वेट जो है वो क्या कर रहा है? रोड के साथ एक एंगल बना रहा है। तो समझ आया? अगर तो रोड होती बिल्कुल सीधी ऐसे, तो वेट 90 डिग्री पे अमल करता, सारा वेट रोड को नीचे दबा रहा होता, नीचे दबा रहा होता, और रोड उसको। तो अब तो सिर्फ बेटा टायर ही गाड़ी को बचा सकते हैं फिसल। आपने क्या किया? किनारा ऊपर कर दिया। क्या कर दिए? इधर से उठाया इस किनारे को और थोड़ा सा टिल्ट कर। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? तो क्या हुआ? अब गौर से सुनना। जैसे ही आपने रोड को टिल्ट किया यूं करके, या मैं ये यूं करता हूं, रोड टिल्ट हुआ यूं, तो ये टायर कहां पहुंच गया? यहां पे। तो टायर तो अब भी फ्रिक्शन है, गाड़ी को अंदर को पुश करेगा कि बाहर ना निकल जाए मोड़ से। लेकिन बेटा जी जो वेट था ना गाड़ी का, वेट पहले वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। सुन रहे हो? पहले वो कितने डिग्री का बना रहा था एंगल? ऐसा ही है वेट तो अब भी वैसे नीचे की सिम में होगा। और सुन रहे हो? पता नहीं क्या सुन रहे हो, लेकिन मैं आपको सुना के छोड़ूंगा। ये तो वेट कैसे था? ऐसे सीधा, सीधी लाइन। इसके साथ तो 90 डिग्री, लेकिन इसके साथ तो 90 नहीं है ना, ये 90 है, वो टिल्टेड लाइन है। ये वाला एंगल 90, तो ये कैसे 90 होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये थीटा ना, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 नहीं है। तो अब इसका एक क्या होगा? ये 90 होगा। इस पर पता क्या है? इसके ऊपर ये है 90, इस लाइन के लिए ये है 90, इसके लिए ये है 90। अब वेट उस रोड के साथ एक एंगल बना रहा है, तो उसका फायदा क्या हुआ कि वेट जो है वो दो कंपोनेंट्स में टूट जाता है। एक तो रोड को पुश करता है, दूसरा क्या करता है? कार को रोड के अंदर की तरफ धक्का देता है। तो आपने क्या कर दिया? रोड को थोड़ा सा टिल्ट करके कार के वेट के एक कंपोनेंट को कार को अंदर धक्का देने में मजबूर कर दिया। फोर्स बढ़ी नहीं बढ़ी? बढ़ी। तो हाजी साहब गाड़ी के वेट का एक कंपोनेंट गाड़ी को अंदर को धक्का देना शुरू कर दिया। एक रोड के रिएक्शन को बैलेंस करता है और दूसरा गाड़ी को। तो इससे बेटा गाड़ी को ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स, गाड़ी का अपना वेट गाड़ी को बाहर नहीं जाने देता। मौत के कुएं में देखा था, नीचे वाल थोड़ी सी थी, ऊपर जाके बिल्कुल यूं हो गई। हुई थी? ये नहीं हुई थी। तो पहले थोड़ी सी ऐसे थी,
थोड़ा सी सेंटीमीटर फोर्स दी जाती थी। जो गाड़ी ऊपर जाती जा रही थी, जो सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा चाहिए थी ना, तो रोड ज्यादा टिल्ट होता जा रहा था। हो रहा था नहीं हो रहा था। और जैसे ही गाड़ी फुल स्पीड में होगी तो बिल्कुल वो वॉल बिल्कुल सीधी हो गई थी, क्योंकि उस टाइम सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा चाहिए थी। गाड़ी उस दीवार को बाहर को धक्का दे रही थी और वो गाड़ी को अंदर धक्का दे रही थी। अब क्योंकि ये रोड थोड़ा सा टिल्टेड है, तो सारा वेट नहीं बल्कि वेट का कुछ हिस्सा गाड़ी को अंदर को धक्का। रोड को टिल्ट करने से क्या होता है कि गाड़ी का वेट जो है उसका कुछ हिस्सा भी गाड़ी को रोड के या मोड़ के अंदर की जाने धक्का देना शुरू कर देता है। वो भी सेंटीमीटर फोर्स मुहैया करता है, तो गाड़ी को ज्यादा फोर्स मिल जाती है मोड़ काटने के लिए, और गाड़ी फिसलती नहीं। आप भी नहीं रोड के तिरछा करने से गाड़ी का अपना वेट भी, उसका कुछ हिस्सा जो है ना, उसका कुछ हिस्सा वो गाड़ी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है। जैसे मैंने अभी ये फोर्स बताई थी ना आपको कि फोर्स का कुछ हिस्सा अगर फोर्स 90 डिग्री पे ना लगे और मोशन के सिम्प में भी ना लगे, कोई और एंगल बना ले, ना 0 बनाए ना 180 ना 90, बल्कि कोई और एंगल बना ले, तो फिर फोर्स का कुछ हिस्सा गाड़ी की मोशन का मैग्नीट्यूड चेंज करता है और कुछ डायरेक्शन चेंज करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेट का कुछ हिस्सा रोड के रिएक्शन को बैलेंस करता है और कुछ हिस्सा गाड़ी को मोड़ की अंदर की जानिब धक्का देता है, बाहर नहीं निकलने देता। और अगर खुदा ना खास्ता ये बाहर की तरफ होता तो फिर गाड़ी बहुत जल्दी बाहर निकल जाती। तो बाहर का किनारा ऊंचा करने से क्या हुआ कि वेट का जो कंपोनेंट है वो अंदर की जानिब धक्का देता है, और अगर अंदर का किनारा ऊंचा कर देते तो फिर क्या होता, वेट का वो कंपोनेंट जिसने अंदर को धक्का देना था वो किधर को धक्का देता, तो फिर तो पक्की गाड़ी उलटती। आप समझ आया? ये फिजिक्स, ये वेक्टर की रेजोल्यूशन आपको इतना फायदा देगी आपकी लाइफ में। रोड बिल्ड हो रहे हैं, सारे वेक्टर रेजोल्यूशन यूज हो रही है इसमें। बेटा बात समझ आ रही है ये नहीं आ रही? सो देयरफॉर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरी बात को समझ आ रही है? फिर क्या समझ आ रही है? भाई नहीं आ रही तो पूछ लो। आज ही बात समझ आई है। वेट इस रोड को टेढ़ा करने से, बाहर का किनारा ऊंचा करने से और अंदर का किनारा मोड़ का नीचे करने से फ्रिक्शन तो होती है ना, टायर वो तो होती है, सेंटीमीटर फोर्स देती रहती है। बेटा वेट भी दो कंपोनेंट्स में टूट जाता है, एक वो कंपोनेंट जो रोड के रिएक्शन को बैलेंस करता है और दूसरा कंपोनेंट आपको फोर्स देता है सेंटीमीटर फोर्स। तो इस तरह करने से मोड़ काटने के लिए गाड़ी को ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स मिलती है। क्लियर हो गया? और सेंटीमीटर फोर्स कहां से जनरेट होती है? गाड़ी के वेट से। गाड़ी का एक वेट को सेंटीमीटर फोर्स देता है अगर रोड को टिल्ट कर दो। मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह का वास्ता है, अगर बात समझ नहीं आए तो फिर मुझसे नहीं पूछना, नहीं पूछना, नहीं पूछना। मैं पूछ लूं? अभी पूछ लो। आज ये सिचुएशन आज ही नजर आ रहा बेटा? ये देख रहा वेट, तो वेट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक रोड के साथ होगा एक्स और दूसरा रोड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। रोड अब देना टिल्टेड है ना, ये रोड की सरफेस, ये नीचे मिट्टी है, समझ आया? यहां पे गाड़ी चलती है ऊपर, या इस लाइन के ऊपर है गाड़ी, तो ये जो टेढ़ा हुआ ना रोड, तो ये एक कंपोनेंट क्या करता है, वो रोड को दबाता है गाड़ी का। देखो गाड़ी ऐसे टिल्टेड है ना, तो गाड़ी रोड को ऐसे दबा रही है, ऐसे। या यहां पे आपको शो करके देता हूं, ये सुनो, यहां से एक कंपोनेंट बिल्कुल रोड को 90 डिग्री पे जाके दबाता है ऐसे करके, और एक कंपोनेंट यूं यूं गाड़ी को धक्का देता है इधर को, मतलब किधर को? इधर को, सेंटर की तरफ। समझ आया नहीं? पैरेलल है ना? तो एक कंपोनेंट इधर को धक्का देता है और एक नीचे को। तो ये जो नीचे वाला ये तो रोड को बैलेंस करता है, गाड़ी के वेट और रिएक्शन को बैलेंस करता है। ये कंपोनेंट बेटा गाड़ी को अंदर धक्का देता है मोड़ की तरफ, सुन रहे? और यहां पे कहीं सेंटर होगा, गाड़ी टर्न लेगी। क्लियर हो गया? सो बेटा डेफिनेशन सुन लो गौर से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आउटर एज ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक यानी मोड़ का, सुन रहे हो, मेकिंग बनाना, आउटर एज बाहर का किनारा, ठीक है, स्लाइटली हायर थोड़ा सा ऊंचा, देन द इनर एज अंदरूनी किनारे के मुकाबले में, इस कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड, इसको बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं, रोड का किनारा बनाना कहते हैं, ठीक है। व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, जब एक कार मोड़ काटती है, centripetal force is needed to keep it in the curved track, in the circular track,
टर्न लेगी तो सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगी ना, तो कार को सर्कुलर ट्रैक पर मूव करवाने के लिए सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होती है। The friction between the tires and the road provides the necessary centripetal force. तो नॉर्मली तो टायर और रोड के दरम्यान में जो फ्रिक्शन है वो कार को मुड़ने की लिए सेंटीमीटर फोर्स देती है, ऐसा ही है। The friction between the tires and the road provides the necessary centripetal force. The car would skid. कार एक तो कार मूव करती है फ्रिक्शन की वजह, तो मोड़ भी फ्रिक्शन की वजह से काटती है। कार फिसल जाएगी if the force of friction between the tires and the road is not sufficient. इसलिए मोड़ काटते हुए आपके साइकिल कभी पिछला टायर फिसलता नहीं फिसलता, सेंटीमीटर फोर्स कम हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से, काफी अच्छी खासी, ज्यादा नहीं समझा, मुनासिब, ठीक है। जो मतलूबा चाहिए, मतलूबा मिकदार चाहिए होती है, ठीक है, उतनी समझ आ रही है, जरूरी। तो कहां गया, द कार वुड स्किड, कार फिसल जाएगी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज नॉट सफिशिएंट एनफ, वो इतनी काफी ना, कहते हैं काफी है, बस काफी है, काफी है बोलते हैं। शादी ब्याह के मौके पे बुफे में आपको खाना देने हैं वेटर, तो कहते नो इट इज एनफ, एनफ इट इज सफिशिएंट फॉर अस, मतलब काफी है, हाँ वो वाला काफी नहीं, हाँ सफिशिएंट। तो द टायर ऑन द रोड, अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट, वो काफी ना हो, एनफ इतनी काफी ना हो, पर्टिकुलरली व्हेन द रोड आर वेट, जब रोड क्या होते हैं, गीले होते हैं, तो वो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतनी ना हो जितनी चाहिए होती है, तो गाड़ी क्या कर जाएगी, the car will skid if there is, if the force of friction between the tire and the road is not sufficient, एनएफ को काट दो, ठीक है। मोड़ काटने के लिए जितनी फोर्स चाहिए, अगर उतनी फ्रिक्शन उसके बराबर सेंटीमीटर फोर्स चाहिए ना, अगर फ्रिक्शन की फोर्स उस सेंटीमीटर फोर्स के बराबर नहीं होगी तो गाड़ी फिसल जाएगी। ये क्या है, क्लियर हो गया। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इस मसले का हल निकाला गया है बाय बैंकिंग ऑफ कर्व रूल्स। अब ये कैसे इलाज होता है, मैंने आपको जवाब दे दिया कि वेट का एक कंपोनेंट, चाहे फ्रिक्शन हो ना हो, रोड और टायर के दरम्यान में वेट जो है वही मोड़ देगा गाड़ी, फ्रिक्शन हो ना हो, ठीक है। वेट का एक कंपोनेंट गाड़ी को अंदर को धक्का देता है और गाड़ी मुड़ जाती, गाड़ी फिसलती नहीं, गाड़ी बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ जाती है। मोड़ काटते गाड़ी अंदर की तरफ, अंदर को पुश होती है, बाहर को पुश नहीं होती कि बाहर निकले। समझ नहीं आया, चलो आगे। तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड। बैंकिंग ऑफ रोड मींस दैट द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड, ये इसकी डेफिनेशन दे दी इन्होंने, एज कंपेयर टू द इनर एज, ठीक है। इमेजिन ए व्हीकल ऑन ए कर्व्ड रोड एज सच एज शोन इन द फिगर नंबर 3.29, नजर आ रही है। एक व्हीकल को जरा कंसीडर करिए रोड के ऊपर, जब वो टर्न ले रही होती है, तो बैंकिंग, ये लो यहां से आज के बंदा पूछ लेना, हाउ बैंकिंग प्रिवेंट्स द स्किडिंग ऑफ कार्स व्हाइल टेकिंग द टर्न, हाउ, व्हाई, तो ये जवाब देना, बैंकिंग कॉजेज ए कंपोनेंट ऑफ व्हीकल्स वेट। बैंकिंग कॉजेज, कॉजेज का मतलब क्या होता है, बैंकिंग कॉजेज पैसे तो पैदा करना, बैंकिंग कॉजेज ए कंपोनेंट ऑफ व्हीकल्स वेट। बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो व्हीकल के वेट को दो कंपोनेंट्स में तोड़ देती है। पहले 90 पे था, अब एंगल चेंज किया ना, तो वो वेट दो फैक्टर्स में टूट गया। तो बैंकिंग कॉजेज, बैंकिंग काबिल बना देती है एक कंपोनेंट, एक टुकड़े को, एक जुज्व को, अब द व्हीकल्स वेट, व्हीकल के वजन के, टू प्रोवाइड, कि वो मुहैया करे। बैंकिंग की वजह से वेट का एक कंपोनेंट इस काबिल हो जाता है कि वो मुहैया करे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नेसेसरी का मतलब मतलूबा, जो चाहिए होती है, मतलूबा सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाइल टेकिंग ए टर्न, मोड़ काटते हुए। Thus banking of roads prevents skidding of vehicles and thus makes the driving safe. लिहाजा बैंकिंग ऑफ रोड जो है प्रिवेंट्स, रोकती है
स्किडिंग को, ठीक है, फिसलने ऑफ व्हीकल, गाड़ी के, एंड थस मेक्स, और लिहाजा वो बना देती है ड्राइविंग सेफ, गाड़ी का चलाना महफूज। नहीं बात समझ आई? याद रखोगे? चलो देखता हूं जब मैं सवाल पूछूंगा तो आप क्या जवाब देंगे। सेंट्रीफ्यूज लेबोरेटरी में एक ऐसी डिवाइस है, सोचो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हाफिज़।